तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुल 3 खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ किस तरह से चाइना द्वारा भारत को पहले तो धमकी दी जाती है लेकिन उसके सडनली बाद भारत की तारीफें की जाती है और ऐसा पिछले 6 महीने में दूसरी बार देखने के लिए मिला है कि चाइना द्वारा भारत की तारीफें की गई है। इसके अलावा यूएनएससी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है जो कि आज आपको जानना काफी आवश्यक है। तो वहीं पर एक और बड़ी खबर को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये होगी भारत के चिकन नेक की तरह बांग्लादेश के चिकन नेक से संबंधित। और भारत जब चाहे तब गर्दन मरोड़कर बांग्लादेश के 20% हिस्से को बड़ी आसानी से काट सकता है। तो चलिए आगे तीनों खबरों को लेकर डिस्कशन करेंगे। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग चाइना की ही बात कर लें। देखिए चाइना की तरफ से अभी कुछ ही दिन पहले यानी 4-5 दिनों पहले जब भारत की सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन INS आर्यभट्ट को इंडक किया गया था भारतीय नौसेना में, उस समय भारत को एक तरह से डराने धमकाने और कंडेम करने की कोशिश की गई थी और ये कहा था कि देखिए भारत अपनी न्यूक्लियर पावर को तो बढ़ा रहा है, लगातार अपनी डिटरेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स की संख्या नौसेना में बढ़ा रहा है। लेकिन भारत इस बात को हमेशा ध्यान रखे कि भारत के पास ये जो क्षमता आ रही है ये किसी को ब्लैकमेल करने के लिए ना हो, बल्कि परमाणु क्षमता आ जाने के बाद उसे उपयोग करने के लिए और उसे संभालने के लिए जिम्मेदारी का होना भी आवश्यक है। और ये लेख लिखा गया था ग्लोबल टाइम्स में, जहां पर चाइना के बीजिंग में स्थित एक सैन्य विशेषज्ञ के हवाले से ये सारी बातें लिखी गई थी। तो कहने का मतलब चाइना की जो छटपटाहट थी भारत की न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर वो हमें सामने देखने के लिए मिली थी। ऑब्वियसली क्योंकि इसके बाद भारत बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, रीजनल पावर से वो ग्लोबल पावर बनने की ओर लगातार आगे बढ़ता है, क्योंकि इन सबमरीन्स के माध्यम से हम लोग 3000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों को सीक्रेटली लॉन्च कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इससे सबसे बड़ा खतरा चाइना को ही है। तो यहाँ पर चाइना द्वारा भारत को कंडेम करने की कोशिश की गई और एक तरह से भारत के बारे में विस्प्रचार करने की कोशिश की गई कि देखिए भारत अपनी न्यूक्लियर पावर के चलते ब्लैकमेलिंग तक कर सकता है। जबकि वहीं पर मैं आपको बता दूं कि एक अन्य मामले को लेकर चाइना द्वारा भारत की खुले तौर पर तारीफ की गई है और इस तारीफ के पीछे कारण बताया ये जा रहा है कि चाइना और भारत आपसी संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार डॉक्टर जयशंकर जिस तरह से चाइना के खिलाफ अटैकिंग मोड पर आए हैं, चाइना की लिटरली हालत खराब हो चुकी है। भारत के द्वारा चाइना के साथ व्यापारिक संबंधों को भी रिव्यू करने की बातें कही जा रही है। यहाँ पर मोर्चा संभाला है चाइना का दूतावास जो कि भारत में मौजूद है, उसकी एक प्रवक्ता के द्वारा। दरअसल इन प्रवक्ता का नाम है यू जिंग। अब इनके द्वारा भारत की तारीफ की गई है और वो तारीफ की गई है भारत की फार्मास्यूटिकल क्षमताओं को लेकर। वैसे मामला काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन चाइना द्वारा इस तरह से भारत की तारीफ करना किसी भी मामले को लेकर हम समझ सकते हैं कि उसके पीछे डिप्लोमेटिक कई सारे कारण हो सकते हैं। दरअसल इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके चलते इनके गले और गर्दन वगैरह में दर्द हो रहा था। इसके बाद इन्होंने मेडिसिन ली, भारतीय मेड मेडिसिन। उसके बाद ये तत्काल ठीक हो जाती है, इन्हें रिलीफ मिलता है। उसके बाद ये भारत की दवाइयों की प्रशंसा करती हैं और प्रशंसा करने के लिए इन्होंने काफी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। इन्होंने कहा कि मेरे गले और गर्दन में जो दर्द था वो काफी प्रभावी रूप से पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके लिए मैं भारतीय दवाइयों की हृदय से प्रशंसा करना चाहूंगी। भारत की दवाइयां न केवल अच्छी गुणवत्ता वाली है बल्कि इनके मूल्य भी काफी ज्यादा आकर्षक है। चाइना भारत का चूंकि इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसके बावजूद भारत की दवाइयों की प्रशंसा करना ये अपने आप में कुछ संकेत देने वाली बात है। और इसको लेकर अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये दरअसल भारत और चाइना के बीच में जनरेट हुए तनाव को कम करने की कोशिशें हैं, जो कि वर्ष 2020 के आसपास से शुरू हुई है। गलवान वैली का इंसिडेंस जो था उसने आग में घी का काम किया और उसके बाद भारत और चाइना के बीच के संबंध लगातार खराब होते गए। इसके अलावा दोस्तों आने वाले अक्टूबर मंथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की एक मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होने जा रहा है, जहां पर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों ही पहुंच सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये सीधे यूएनएससी से निकल कर आ रही है। अब हम जानते हैं कि भारत यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता के लिए कितने ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और लगातार इन कोशिशों में लगा हुआ है कि यूएनएससी के अंदर जल्द से जल्द रिफॉर्म लाए और उसके बाद भारत को इसमें स्थायी सदस्यता मिले और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। लेकिन जब बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद ये सब चीजें नहीं संभव हो पाई तो इसके बाद एक बयान निकल कर आता है और ये बयान काफी तेजी से दुनिया भर के अंदर वायरल भी हो जाता है। और ये बयान दिया गया है सिंगापुर के एक पूर्व राजनयिक जो कि यूएनएससी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से।
इन्होंने दरअसल ये कहा है कि भारत की जो मांग है कि यूएनएससी के अंदर सुधार लाए जाएं और उसे परमानेंट सदस्यता मिले, इस बात को गंभीरता से लेते हुए भारत की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन इन्होंने सुधार किस तरह से लाए जाएं इसके लिए दूसरा विकल्प बताया, और वो दूसरा विकल्प ये था कि क्यों न यूएनएससी के अंदर जो 5 परमानेंट सदस्य हैं उनमें से यूके अपनी सीट छोड़ दे और उस छोड़ी हुई सीट के एवज में भारत को अंदर लिया जाए और वो सारी पावर जो कि इस समय यूके के पास है वो भारत को ट्रांसफर कर दी जाए। अब इसके बाद खलबली मचना बिल्कुल तय थी और ऐसा ही हुआ। दुनिया भर में इस समय इस बात को काफी प्रमुखता से प्रचारित किया जा रहा है। अब ये बात इन्होंने ऐसी नहीं कह दी, इसके पीछे इन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि लगभग 3 दशक हो चुके हैं, आज तक एक बार भी ब्रिटेन द्वारा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। दूसरी बात, ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस दुनिया भर से कम हो रहा है, उसकी जो इकोनॉमी है वो लगातार नीचे गिरते जा रही है, भारत से भी नीचे गिर चुकी है। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सदस्यता वगैरह की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर जरूरत होती तो पिछले 3 दशकों में एक आधी बार तो ये अपने वीटो का इस्तेमाल करता, जैसे कि आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं। इस ग्राफ में आपको 2 कंडीशंस देखने के लिए मिल रही है। एक है 1991 से पहले की जब यूएसएसआर अपने अस्तित्व में था, उस समय ब्रिटेन द्वारा 32 बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस द्वारा भी 18 बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया। वहीं पर उस समय चाइना की अगर बात की जाए, जिसके पास वीटो पावर तो था लेकिन चाइना की क्षमताएं कम थी, इस वजह से उसने केवल 3 ही बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। बाकी अमेरिका और यूएसएसआर द्वारा तो लगातार वीटो पावर का इस्तेमाल किया ही जा रहा था, क्योंकि प्रमुख शक्तियां थी ये दुनिया की। लेकिन जैसे 1991 में यूएसएसआर अस्तित्व खो देता है, टूट जाता है, उसके बाद आप देखिए ग्राफ कि रशिया द्वारा तो 36 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया ही गया, एंड इनको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि 2-3 बार इन्होंने हमारे लिए भी किया है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए तो इन्होंने भी 21 बार किया है। अब चाइना का प्रभुत्व उसके बाद काफी बढ़ा और चाइना ने भी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल लगभग 17 बार किया। लेकिन बात की जाए अगर ब्रिटेन और फ्रांस की, तो इन दोनों देशों ने एक भी बार इसके बाद अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो कहने का मतलब 1991 के बाद इन्हें अपनी इस क्षमता की कोई आवश्यकता रही नहीं जाती, और वैसे भी इनका महत्व अब कम हो गया है। तो क्यों ना भारत जैसे देश जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो उन्हें ये पावर दे दी जाए। इस वजह से इनकी तरफ से कहा गया है कि यूके अपनी ये सीट छोड़ दे और भारत को अपनी पावर सौंप दे, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल और महत्वपूर्ण देश बन चुका है। इकोनॉमिकली, सैन्य पावर में हर लिहाज से भारत दुनिया की अग्रणी पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर भारत ज्यादा डिजर्व करता है बजाय यूके के। इसके अलावा भी हम लोग यूके के बारे में और कई सारी चीजें होते हुए देख ही पा रहे हैं, जो कि इनकी तरफ से नहीं भी कही गई है। वो ये है कि यूके बहुत ही जल्द यूके स्थान बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे देश के पास वीटो पावर होना, अल्टीमेट पावर जिसे कहा जाता है दुनिया भर की, ये खतरनाक हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। अभी तो दुनिया भर के सामने ये नई प्रॉब्लम आ चुकी है कि यूके के अंदर जिस तरह से स्थितियां खराब होती जा रही है, उसके पास मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा अगर वो गलत हाथों में पड़ गए तो। अब वैसे यहाँ पर आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि ये संभव नहीं है कि इतना जल्दी ये सारी कुछ चीजें हो जाए कि यूके अपनी सीट छोड़कर वो भारत को दे दे। लेकिन यहाँ पर दुनिया इस समय ये तो देख पा रही है कि भारत का कद इस समय क्या हो चुका है। यूएनएससी के एक पूर्व अध्यक्ष द्वारा इस तरह की बात कह देना, ये भारत की बढ़ती हुई क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। और ये बात इन्होंने ऐसे ओकेशन पर कही जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही जल्द ब्रुनेई और सिंगापुर के विजिट के लिए जा रहे हैं। तो ये चर्चाएं शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी के सिंगापुर विजिट के दौरान भी ये चर्चाएं काफी चलती रहेंगी। इसके संबंध में बाकी जो खबरें निकल कर आएगी वो मैं आपको बताते ही रहूंगा। इसके बाद बात कर लीजिए बांग्लादेश के चिकन नेक को लेकर। देखिए, भारत के चिकन नेक के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको कई सारी वीडियोस में इसको लेकर अलग अलग व्यू पॉइंट भी बताए। लेकिन रिसेंटली जब बांग्लादेश के अंदर ये सारे क्राइसिस चल रहे थे तो एक कैंपेन भी चलाया गया कि क्यों ना बांग्लादेशी मिलकर भारत का ये चिकन नेक चोक कर दे और भारत के महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर के राज्यों को बाकी के भारत से काट दिया जाए। अब इसको लेकर भी मैंने आपको बताया था कि ये लोग कितने क्षमतावान हैं, क्या ये लोग एक्चुअली इस तरह की चीजें कर सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच बताया ये जाता है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस तरह की स्थितियां हैं और बांग्लादेश भारत का चिकन नेक काट पाए या ना काट पाए, भारत तो इनकी मुंडी बहुत आसानी से मरोड़ सकता है। ये मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही सकरा सा कॉरिडोर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसे कलर्ड मैप के अंदर देखा जाए तो ये वाला एरिया आप देखिए, इस पॉइंट के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये 80% बांग्लादेश का लैंड है और इस तरफ 20%। अब ये जो 20% लैंड है ये बांग्लादेश के 80% लैंड से केवल इस सकरे से मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर इसे काट दिया जाए, जो कि बहुत आसान होगा भारत के लिए, तब क्या होगा, क्योंकि लोकेशन आप खुद ही देख पा रहे हैं, इस साइड मिजोरम है और इस तरफ त्रिपुरा है और इस तरफ की बात की जाए तो इस तरफ तो म्यांमार है। तो बड़ी आसानी से बांग्लादेश के इस चिकन नेक को चोक किया जा सकता है।
और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश का ये जो इलाका है, ये जो सकरा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर पर जो लोग रहते हैं वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट की बातें नहीं मानते। ये म्यांमार के विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। तो भारत के चिकन नेक से ज्यादा गंभीर स्थितियां बांग्लादेश के चिकन नेक से जुड़ी हुई है। और अगर ऐसा होता है कि बांग्लादेश का ये चिकन नेक काट दिया जाता है तो बांग्लादेश का एक बहुत ही प्रमुख शहर जिसे चटगांव कहा जाता है, यहाँ पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, ये बांग्लादेश के संपर्क से गायब हो सकता है। हालांकि भारत से अच्छी स्थितियां इस समय बांग्लादेश के पास है, क्योंकि भारत के पास चिकन नेक का कोई भी अल्टर मौजूद नहीं है जो कि भारत के ही लैंड से जाता हो। लेकिन बांग्लादेश का ये पूरा इलाका चूंकि समुद्र से घिरा हुआ है, इस वजह से उसे जल मार्ग मिल जाता है, जो कि दुर्भाग्य से भारत को नहीं मिलता। केवल यही अच्छी बात है बांग्लादेश के लिए। लेकिन जल मार्ग होने के बावजूद बांग्लादेश अगर एक बार ये चिकन नेक कट जाए तो बांग्लादेश इसे वापस से हासिल नहीं कर सकता। अब इन सभी मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।